नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं अगला टॉपिक इतिहास में पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो देखिए दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो पेपरपुर ऐप में भी देख सकते हैं, तो इसके लिए उसे डाउनलोड करें। तो आज हम पढ़ते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी, वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश। देखिए, इस जो वंश का संस्थापक था, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हम कि इसका जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति। ये अच्छे से याद रखना, जो वंश है वो ही इसका संस्थापक है, पुष्यभूति। और इसी कारण से इसका नाम भी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, वर्धन इनका गोत्र था, ये याद रखिए। इसके बाद देखो, इनकी जो राजधानी थी वो हमें याद रखना है कि राजधानी इनकी थी थानेश्वर। और ये जो थानेश्वर है ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये स्थान है। थानेश्वर इनकी राजधानी थी, याद रखिए। ये पुष्यभूति या वर्धन वंश की। इसके बाद देखिए, इसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली शासक थे, प्रथम स्वतंत्र शासक भी बोल सकते हैं, यानी स्वतंत्र या प्रभावशाली शासक, प्रभावशाली शासक जिन्होंने अपने बलबूते इस साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया, तो वो ये स्वतंत्र और प्रभावशाली, यानी किसी के दबाव में नहीं रहने वाले, वो प्रभावशाली अपने आप ही होगा। तो जो प्रभावशाली शासक है वो हमें याद रखना है। कौन हुआ है? प्रभाकर वर्धन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रभाकर वर्धन। तो ये अब में ध्यान रखना है, प्रभाकर वर्धन इसका सबसे प्रतापी या प्रभावशाली शासक हुआ है। अब देखिए, प्रभाकर जो वर्धन है इसने महाराज धीराज याद रखिए, और परम भट्टारक ये उपाधियां धारण की, याद रखिए। महाराज धीराज, इससे पहले भी एक वर्ड आया था महाराज धीराज। तो महाराज धीराज जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और पुष्यभूति या वर्धन वंश में महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रभाकर वर्धन थे, और ये प्रभावशाली राजा थे, पहले प्रभावशाली। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन जो है, इसको एक उपाधि है इसको कहा जाता है हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी, ये बहुत अच्छी बात है। हूण हरिण केसरी इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हूण रूपी हिरण के लिए ये सिंह के समान था। केसरी सिंह को कहते हैं। तो हूण रूपी हिरण के लिए, यानी हूणों का दमन किया, हूणों को इसने हराया, तो ये हूण हरिण केसरी की उपाधि भी इसने धारण की थी। किसने? प्रभाकर वर्धन। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन जो है, इनके जो संतान थी उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रभाकर वर्धन, इनके देखो 3 संतान थी, वो हमें याद रखना है। तो 3 संतानों में एक इसका पुत्र था राज्यवर्धन, याद रखिए, राज्यवर्धन। एक इनका पुत्र था हर्षवर्धन, और एक इनकी कन्या थी, वो थी राज्यश्री। ये 3 संतान थे इनके, राज्यश्री। अब देखो, यहां से हम पढ़ेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, सारे हम पढ़ेंगे। राज्यश्री जो है, इसका जो विवाह है वो मोखरी। देखो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि गुप्त काल के बाद मैत्रक, मोखरी, गौड़ और पुष्यभूति, ये वंश जो है ये प्रकाश में आए। तो उनमें पुष्यभूति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पुष्यभूति या वर्धन वंश को पढ़ रहे हैं। तो राज्यश्री का जो विवाह है वो मोखरी का राजा, और उसका नाम था ग्रहवर्मा, याद रखिए, ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन, ये याद रखिए। तो मोखरी राजा ग्रहवर्मा से राज्यश्री की शादी हुई, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है कि मालवा का एक शासक है, मालवा, नरेश का मतलब राजा ही होता है, और उसका नाम था देवगुप्त, याद रखिए, देवगुप्त। और इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त ने मोखरी राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी।
अब इस हत्या का बदला लेने के लिए किसने हत्या कर दी? देवगुप्त ने। और देवगुप्त मालवा का शासक था। अब इस हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन और देवगुप्त के बीच में युद्ध होता है और इस तरह से राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। यहां देखिए कि राज्यवर्धन जो है इसने देवगुप्त को मार डाला और अपने जो बहनोई है ग्रहवर्मा उसके हत्या का बदला लिया। अब क्या होता है, देवगुप्त का एक मित्र है और वो मित्र का नाम है गोड नरेश। याद रखिए, गोड नरेश शशांक। और ये शैव धर्म का अनुयायी था और ये शशांक, याद रखिए शशांक, और इसी शशांक ने, याद रखिए, बोधि वृक्ष जो गया बिहार में, बौद्ध धर्म का बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को इसी ने कटा दिया। अब क्या कर दिया, देवगुप्त का मित्र कौन था? गोड नरेश। इस शशांक ने क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। याद रखिए, देखिए राज्यवर्धन ने तो देवगुप्त की हत्या कर दी और देवगुप्त का मित्र कौन था? गोड नरेश शशांक। इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, अपने को याद रखना है। अब इसकी हत्या के बाद और शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। अब हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। तो हर्षवर्धन में देखिए, हर्षवर्धन का कार्यकाल होता है 606 से 647 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। किसका? हर्षवर्धन का। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन, देखिए इसको क्या क्या नाम से जाना जाता था, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन को देखो शिलादित्य, शिलादित्य ये इसका नाम था, उपनाम शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता। और जो हेनसांग था, हम पढ़ेंगे हेनसांग, जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया था। तो हेनसांग जो है वो शिलादित्य के नाम से इसका वर्णन करता है। इसके अलावा हर्षवर्धन को कहा जाता है कविंद्र, ये भी याद रखिए, कविंद्र कहा जाता है क्योंकि ये कवियों में श्रेष्ठ था, तो इसको कविंद्र भी कहा जाता है। और ये जो कहा है कविंद्र, ये गीत गोविंद, जो आपने पढ़ा होगा गीत गोविंद, जिसके रचयिता है जयदेव, तो गीत गोविंद में इसको कविंद्र नाम से इसको नाम मिलता है, यानी कविंद्र कहा गया है। इसके अलावा देखो इसको कहा गया है सकलोत्तर पथनाथ, ये याद रखिए। यानी सकलोत्तर पथनाथ का अर्थ होता है संपूर्ण उत्तरी भारत का नाथ, यानी राजा। तो ये संपूर्ण उत्तरी भारत का शासक था, इसलिए इसको सकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा देखो अशोक के इसके लिए एक नाम और मिलता है, कविंद्र तो मिल गया, शिलादित्य इसको कहा गया है, और एक इसको हर्ष का कवि, हर्ष का कवि। देखो हर्ष इसका नाम है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए हर्ष का कवि मतलब खुशी का कवि। ये कहा गया है, जो गुजरात का एक लेखक है सोढल, उसने इसको हर्ष का कवि कहा गया है। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में और चीजें हम जानेंगे। हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लिया और इसने किसको हराया? गोड नरेश शशांक को हराया। तो गोड नरेश शशांक जो है उसको हराया इसने और उसके हत्या का बदला लिया, और इसके बाद इसने राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया। ये याद रखना, कन्नौज को राजधानी बनाया। तो इस तरह से हर्ष के काल में दो राजधानियां थी, एक तो थानेसर या थानेश्वर एक ही बात है, कन्नौज और थानेसर, ये दो राजधानियां बनी। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अब देखिए हर्ष एक कवि था, ये हमने पढ़ा कविंद्र। तो हर्ष की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्ष की रचना। तो हर्ष खुद एक कवि था, तो इसकी जो रचनाएं हैं, लेखक भी था ये, तो क्या क्या है देखिए। एक तो इसने लिखा रत्नावली, रत्नावली इसने लिखा, नागानंद इसने लिखा, और इसके अलावा प्रियदर्शिका। देखो ये जो है नागानंद, रत्नावली,
और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो कृतियां हैं ये हर्ष की रचना है। एक हर्ष का दरबारी कवि था जिसका नाम है बाण भट्ट। ये भी पूछ लेते हैं कि बाण भट्ट किसके दरबार में था, तो आप अच्छे से याद रखिए कि बाण भट्ट जो था वो हर्ष के दरबार में था। और बाण भट्ट ने देखो क्या क्या लिखा, एक तो लिखा हर्ष चरित और कादम्बरी। ये अच्छे से याद रखिए, कादम्बरी, हर्ष चरित और कादम्बरी ये दोनों ही रचनाएं बाण भट्ट की हैं। कादम्बरी संस्कृत का, ये अच्छे से याद रखिए, संस्कृत का श्रेष्ठ साहित्य है और ये पहला साहित्य भी माना जाता है कादम्बरी को, याद रखिए। तो संस्कृत का एक उपन्यास है, ये पहला उपन्यास है कादम्बरी। अब इसके बाद देखिए हर्ष के ही शासन में और बातें हम पढ़ते हैं। हेनसांग देखिए, हेनसांग जो है उसका भी जिक्र आता है। ये एक चीनी यात्री था, याद रखिए। इसके बारे में जिक्र आता है, अगर ये आ जाए कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, तो आपका उत्तर होगा फाहियान। और फाहियान आया था किसके काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, गुप्त वंश में। और हेनसांग के काल में नहीं, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आता है। इसकी पुस्तक है सीयू की, ये याद रखना, सीयू की। और फाहियान की थी फाके की। सीयू की का चीनी भाषा में अर्थ होता है जीवनी, ये याद रखिए। इसने अपनी जीवनी में जो है इसका वर्णन किया है, शिलादित्य के नाम से वर्णन किया है हेनसांग का। अब देखो हेनसांग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हेनसांग के बारे में आप पहली बात तो ये देखिए कि हेनसांग को एक तो वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है, ये अच्छे से याद रखिए, वर्तमान शाक्य मुनि, ये इसको कहा गया है। इसके अलावा नीति का पंडित इसको कहा गया है, नीति का पंडित, ये नाम भी इसके लिए मिलता है। और एक नाम इसका और मिलता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। देखो, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, और ये आपको याद रखना है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, राजकुमार लिख लिया, ये कहते हैं प्रिंस ऑफ। इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये आपको नाम मिल सकता है अंग्रेजी में। तो ये तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, इसको हेनसांग को कहा जाता है। और हेनसांग जो है ये भारत आया क्यों था, ये आपको याद रखना है। हेनसांग जो है यहां जो आया था, उसके पीछे जो इसका उद्देश्य था वो था नालंदा, जो विद्यालय था नालंदा उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। किसके लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दोस्तों ये पहला भाग है पुष्यभूति वर्धन वंश का। दूसरा भाग भी जल्दी हम प्रश्नों के रूप में लेके आएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से हेनसांग भारत आया था। इसके अलावा देखो एक ये आता है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष, याद रखिए, हर 5वें वर्ष। और प्रयाग जो है इलाहाबाद, अब प्रयाग नाम कर दिया, प्रयाग में 5वें वर्ष एक धर्म सभा का आयोजन करता था और इसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। ये याद रखिए अच्छे से, महामोक्ष परिषद, ये इसको कहा जाता था। जो धर्म सभा होती थी हर 5वें वर्ष, तो ये करवाया करता, इसमें खूब सारा दान दिया करता, इसलिए इसको दानी राजा भी कहा जाता है, महादान करता भी कहा जाता है। किसको, हर्षवर्धन को। अब यहां मैं आपको बताया था हेनसांग के बारे में। तो ये बात हेनसांग से कैसे जुड़ी हुई है कि छठवें जो महासभा है, यानी छठी महासभा में, और इसने हेनसांग ने भी भाग लिया था, ये ध्यान में रखना। छठी जो महासभा थी ये हर 5 साल में करता था, तो इस तरह से छठी जो महासभा थी उसमें इसने भाग लिया था। किसने, हेनसांग ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक और आता है कि हर्षवर्धन जो है वो एक प्रतापी शासक था, लेकिन एक
चालुक्य राज्य है, चालुक्य। चालुक्य शासक आपने सुना होगा पुलकेशिनदित्य। चालुक्य शासक पुलकेशिन का नाम सुना होगा, पुलकेशिनदित्य। और इसके साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। किस किस का? पुलकेशिनदित्य और हर्षवर्धन का। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, इसमें हर्ष की पराजय होती है। हर्षवर्धन की क्या है? पराजय होती है। और कौन जीतता है? पुलकेशिनदित्य। ये तमाम जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से, याद रखिए। किससे जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख। अगर आपको डीपली क्वेश्चन पूछे तो पूछ ले कि ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिनदित्य और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और ये ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख के जो लेखक हैं वो कौन है? रवि कीर्ति। ये भी याद रखिए, रवि कीर्ति जो है ये इसके लेखक हैं ऐहोल अभिलेख के। तो ये आपके पास समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक तो जरूर कर दें, लाइक करते जाए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यर्थी है उनको इसका फायदा मिल सके। तो रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि हर्ष ने जो है। अब इसके अलावा देखो, हर्षवर्धन के जो भी इसके हर्षवर्धन के आखिरी बात बता रहा हूं कि इसके कोई संतान नहीं थे, यानी निसंतान था, ये निसंतान था। तो हर्ष की मृत्यु के साथ ही जो वर्धन वंश है, जो पुष्यभूति वंश है, वो वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा छोटा सा टॉपिक पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित हमने पढ़ा। एक बार तुरंत मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं कि ये पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी थानेसर थी। थानेसर के अलावा दूसरी राजधानी जो हर्षवर्धन ने बनाई थी वो कन्नौज। तो कन्नौज और ये थानेसर, ये दो राजधानियां हर्षवर्धन के काल में थी। बड़ा बेटा राज्यवर्धन ने राज संभाला और राज्यवर्धन की हत्या कर दी किसने? ये याद रखिए, जो देवगुप्त था उसके दोस्त गोड नरेश शशांक ने, और वही शशांक जिसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। तो इस तरह से इसके बाद हर्षवर्धन शासक बनता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य कविंद्र कहा जाता है, महादानकर्ता कहा जाता है इसको। शिलादित्य कहा किसने? जो हेनसांग है। हेनसांग के बारे में नीति का पंडित है, यात्रियों में राजकुमार है। और एक बात और ध्यान रखना, उपवनों का जो राजकुमार कहा जाता है वो कहा जाता है बाबर को, ये याद रखिए। उपवनों का राजकुमार आ जाए तो बाबर को, और तीर्थ यात्रियों में राजकुमार आ जाए तो हम किसको कहेंगे? हेनसांग को। और ये चीनी यात्री था जो किसके काल में आया? हर्षवर्धन के। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है शियुकी, और शियुकी में शिलादित्य के नाम से ये इसका वर्णन करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला भाग पूरा हुआ। अब दूसरा जो भाग है, अब तक आए हुए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के रूप में मैं लेके आऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।